दोस्तों पानी में एक से बढ़कर एक शानदार जहाज होते हैं जो बहुत बड़े और खूबसूरत होते हैं। इनका साइज एक शहर के बराबर होता है। इन्हें देखकर कई तरह के सवाल मन में आते हैं, जैसे कि यह बनते कैसे होंगे, इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे उतारा जाता होगा, और जब एक कील पानी में डूब जाती है तो ये इतने बड़े जहाज पानी में क्यों नहीं डूबते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये बड़े जहाज और क्रूज कैसे बनते हैं। बड़े जहाजों को बनाने के लिए हजारों वर्कर्स लगते हैं और एक जहाज को बनाने में लगभग 2 से 3 साल का टाइम लगता है। इन जहाजों का वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा होता है। एक क्रूज शिप पर लगभग 8 से 8.5 हजार लोग एक साथ ट्रेवल करते हैं। चलिए देखते हैं जहाजों का मेकिंग प्रोसेस। वैसे कई कंपनीज हैं जो यह बड़े जहाज बनाती हैं, जैसे हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज, सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, एसटीएक्स शिप्स मेकिंग। इनके अलावा भी कई कंपनी है जो यह बड़े जहाज बनाती हैं। आज हम आपको मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने अपना AIDA प्राइम क्रूज बनाया था। मित्सुबिशी ने इसे अपने नागासाकी की शिपयार्ड पर बनाया था। समुद्र के किनारे सबसे पहले जहाज से बड़ा एक स्पेस बनाया गया और फिर उसमें से तमाम पानी को निकाल दिया गया। फिर जमीन पर छोटे छोटे बॉक्स दिए जाते हैं और इनके ऊपर तैयार किया जाता है शिप का बेस, जिसके ऊपर खड़ा किया जाता है 8 मंजिला शानदार जहाज। जहाज का ये बेस हार्ड स्टील से तैयार किया जाता है। वैसे तो पूरा जहाज ही स्टील का होता है, लेकिन बेस का मटेरियल ऊपर के मटेरियल से थोड़ा हेवी होता है। स्टील मटेरियल यूज करने की वजह यह भी है कि समुद्र के खारे पानी से लोहे या किसी और मटेरियल के खराब और कमजोर होने की संभावना ज्यादा रहती है। और क्योंकि बेस पर सब कुछ डिपेंड रहता है तो पहले स्टील की मोटी चादरों से बेस को बनाया जाता है और फिर दोबारा उसके ऊपर इसी रोड बेल्ट की जाती है और फिर उसके ऊपर से स्टील की चादर लगाई जाती है। इस प्रकार शिप का बेस फ्लोर या यूं कहें कि न्यू तैयार की जाती है। फिर स्टील शीट से ही जहाज की दीवारें बनाई जाती हैं और उसी से फिर कमरे, गैलरी, लॉबी जैसे स्पेस का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसी तरह एक एक करके स्टील की चादर और रोड से शिप के सारे फ्लोर और शिप का पूरा ढांचा तैयार किया जाता है। उसके बाद शुरू होता है जहाज के अंदर का काम। शिप के अंदर स्टील की सीलिंग बनाकर छत तैयार की जाती है। फिर पूरे जहाज के अंदर बिजली की सप्लाई के लिए वायरिंग की जाती है। लकड़ी और शीशे से जहाज के अंदर के कमरे तैयार किए जाते हैं। यानी यूं कहें कि बेसिक डिजाइन के बाद ही शुरू होता है जहाज के आलीशान और खूबसूरत बनाने का काम, जिसके लिए जहाज में वह सब कुछ बनाया जाता है जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है। शिप को बनाने में लग्जरी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है और साथ ही शिप के इंजीनियर आपकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखते हुए शिप को बनाते हैं। शिप का इंटीरियर इतना खूबसूरत होता है कि हर कोई देखता ही रह जाए। शिप के अंदर शानदार बेडरूम, बाथरूम, किचन, गैलरी, लॉबी, पूल, जिम, कैसीनो, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इतने शानदार होते हैं कि देखने वाला पहली नजर में ही दीवाना हो जाए। कुल मिलाकर एक आलीशान क्रूज में हर वो चीज बनाई जाती है जो आपको किसी भी खूबसूरत शहर में मिलेगी। तभी तो लोग इन क्रूजेस को पानी में चलने वाला आलीशान और खूबसूरत शहर भी बोलते हैं। और जब यह शानदार क्रूज बनकर तैयार हो जाता है तो इसके वेंटिलेशन के लिए शीशे का बड़ा सा जाल तैयार किया जाता है जो शिप से बाहर तैयार होता है और फिर बाद में उसे बड़ी क्रेन की मदद से जहाज पर फिट कर दिया जाता है। इसके बाद जहाज में इंजन और ब्रॉन्ज का प्रोपेलर भी लगाया जाता है। ब्रॉन्ज का प्रोपेलर लगाने की वजह यह है कि ब्रॉन्ज एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का अलाय होता है जो कि खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता। यह प्रोपेलर जितने तेज घूमेगा शिप उतना ही तेज चलेगा, इसलिए कई बड़े शिप में एक से ज्यादा प्रोपेलर भी लगाए जाते हैं। उसके बाद जहाज की बॉडी पर जंग रोधक केमिकल लगाया जाता है ताकि समुद्र के खारे पानी से जहाज को जंग न लगे और फिर इसके ऊपर से जहाज पर प्रॉपर पेंट किया जाता है। इसके बाद जहाज को टेस्टिंग के लिए पानी में उतारा जाता है। टेस्टिंग के बाद जहाज को वापस वहीं पर लाया जाता है और जहाज में जो भी कमी मिलती है उसे ठीक किया जाता है। फिर सारा काम होने के बाद जहाज पर डिजाइन और लोगो बनाया जाता है और इस तरह एक शिप बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि शिप को कैसे बनाया जाता है, लेकिन इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे उतारते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी भी गलती का मतलब है कई 100 करोड़ रुपयों का नुकसान। जहाजों को समुद्र या नदी में उतारने के लिए फ्लोटिंग और टाइप लॉन्चिंग तरीका सबसे आसान और सबसे कम खतरनाक होता है। जहाज को बनाने से पहले समुद्र के किनारे जहाज से बड़ी जगह को खाली किया जाता है और फिर इसे वहां पर बनाया जाता है। तो इस तरीके से जहाज के पूरे बनने के बाद उस जगह को वापस पानी में भर दिया जाता है और फिर उस पानी को समुद्र के पानी से मिला दिया जाता है। दोस्तों इसके अलावा भी 3 तरीके से पानी में जहाज को उतारा जाता है, जिसमें सबसे पहला है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग। इस तरीके में जहाज को समुद्र के किनारे लाकर ट्रेन की पटरी जैसे स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है। उसके बाद सेट की ऑयलिंग और ग्रीसिंग की जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके और जहाज आसानी से फिसलकर समुद्र में चला जाए। ऑयलिंग के बाद जहाज को सेट पर रखा जाता है और फिर जहाज चलते हुए पानी में चला जाता है। इसको प्रैक्टिशनर ऑफ लॉन्चिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जब जहाज को सेट पर रखा जाता है तो उसके बाद शिप की लॉन्चिंग का काम ग्रेविटी खुद करती है। हालांकि जब ऑयल और ग्रीस पर फिसलते हुए जहाज पानी में जाता है तो जहाज के साथ अच्छा खासा ऑयल और ग्रीस भी समुद्र में चला जाता है, जिससे समुद्र में काफी पोल्यूशन फैलता है। दूसरा है एयर बैग लॉन्चिंग। दोस्तों यह है शिप लॉन्चिंग का सबसे सिंपल तरीका। इसमें सिलेंडर जैसे बड़े एयर बैग पर शिप को रखा जाता है और उसे पानी में छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा है मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। यह है शिप को लॉन्च करने का सबसे खतरनाक तरीका।
और इसी वजह से इस तरीके से बड़े जहाज को पानी में नहीं उतारा जाता है, क्योंकि उनके डूबने का खतरा ज्यादा होता है। इस तरीके में ट्रक, क्रेन या किसी और मशीन की मदद से जहाज को उठाया जाता है और पानी में रखा जाता है। सिर्फ छोटे जहाजों के लिए यह तरीका कारगर है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि जहाज को बनाने के बाद उसे पानी में लॉन्च कैसे किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जब एक छोटी सी कील पानी में डूब जाती है तो ये बड़े जहाज पानी में तैरते कैसे हैं, ये डूबते क्यों नहीं हैं। दोस्तों, दरअसल ग्रेविटेशनल की वजह से हर चीज पानी की तरफ आती है और इसी वजह से पानी में कील या कोई भी चीज डूबती है। लेकिन फिर शिप क्यों नहीं डूबती? दोस्तों, यहाँ पर काम आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो यह कहता है कि जो भी चीज हम पानी पर डालते हैं, जितना उसका वजन होता है उतना ही पानी वहां सतह से हटाती है। जब भी कोई चीज पानी में जाती है तो उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस चीज को नीचे की ओर खींच रहा होता है, पर एक दूसरा फोर्स जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं वो उसे ऊपर की तरफ ढकेल रहा होता है। कुछ चीजें पहले तो पानी में डूब जाती है, फिर वो वापस ऊपर आ जाती है। ऐसा बॉयंट फोर्स की वजह से होता है। इसके अलावा कोई चीज अगर अंदर से खाली हो तो वह भी पानी में तैरने लगती है। अब यहाँ पर काम करती है डेंसिटी। ज्यादातर जो जहाज होते हैं वह साइज में तो बहुत बड़े होते हैं, पर साइज के मुकाबले उनका वजन बहुत कम होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहाज एल्यूमिनियम से बनते हैं, जो कि बहुत हल्की धातु होती है। जहाज को इस तरह से बनाया जाता है कि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है और नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल खाली होता है, और वह अपने वजन के मुकाबले अपने आकार के हिसाब से पानी हटाती है और पानी में तैरने लगती है। उदाहरण के लिए आप एक ही आकार की दो गेंद लीजिए, एक लोहे की और दूसरी रबर की। जहां लोहे की गेंद का वजन आधा से 1 किलोग्राम होता है, वहीं रबर की गेंद खाली होगी और उसका 200 से 250 ग्राम वजन होगा। और इसीलिए जो रबर की गेंद होती है वह कम पानी को सतह से हटाती है और पानी के ऊपर तैरती रहती है। ऐसा ही होता है बड़े जहाजों के साथ। इसलिए एक कील तो पानी में डूब जाती है, लेकिन ये बड़े जहाज पानी में आसानी से तैरते रहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताना।